हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग बोरोइंग के ऊपर बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सपेंडिचर रिवेन्यू से अधिक होती है, यानी कि जो आपकी इनकम है उससे अगर एक्सपेंडिचर अधिक है, तो ऐसे में डेफिसिट हो जाती है। डेफिसिट यानी कि कमी। इस डेफिसिट के लिए, इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बोरो करती है। मेरा एक आपसे सवाल है कि गवर्नमेंट क्यों बोरो करती है? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम क्यों नहीं कर रही है? ये भी तो हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट को दिख रहा है कि डेफिसिट है, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर भी कम कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी गवर्नमेंट बजट बनाती है, तो सबसे पहले वो अपने एक्सपेंडिचर का निर्धारण करती है। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि दिस इज आवर एक्सपेंडिचर एंड वी आर गोइंग टू रेज द रिवेन्यू टू मीट दिस एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट के बजट में सबसे पहले एक्सपेंडिचर बनती है। उस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए रिवेन्यू की जरूरत पड़ेगी। फिर वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें कहाँ कहाँ से रेवेन्यू लेना है। तो इसलिए एक्सपेंडिचर को कम नहीं कर सकती गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या बची? गवर्नमेंट को इस डेफिसिट के लिए बोरो ही करनी पड़ेगी। ये जो बोरो करती है, गवर्नमेंट इंटरनली भी कर सकती है और गवर्नमेंट एक्सटर्नली भी कर सकती है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है, वो बजट में डेफिसिट के फॉर्म में मेंशन होती है। और चूंकि हमें डेफिसिट को समझना है, तो हमें उसके लिए बजट के कंपोनेंट को समझना जरूरी हो जाता है। तो बजट की कंपोनेंट में मैंने आपको दो कंपोनेंट बताया था। मैंने आपको बताया था कि बजट दो पार्ट में प्रेजेंट की जाती है या तैयार की जाती है। एक पार्ट है जो बजट की रिवेन्यू अकाउंट कहलाती है, या इसी को रिवेन्यू बजट कहते हैं, या रिवेन्यू अकाउंट ऑफ द बजट। और दूसरी पार्ट है जिसको कैपिटल अकाउंट ऑफ द बजट कहते हैं, या सिर्फ कैपिटल बजट कह सकते हैं। रिवेन्यू अकाउंट में क्या होगी? रिवेन्यू रिसीट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल अकाउंट्स में कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी आप लोगों को? रिवेन्यू अकाउंट को मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें वो सारे रिवेन्यू रिसीट्स आएंगे और वो रिवेन्यू आएंगे जो गवर्नमेंट को डे टू डे के हिसाब से मिलती है या खर्च करने पड़ते हैं। जो डे टू डे हिसाब, ये डे टू डे बेसिस पे जो रेवेन्यू आती है वो रेवेन्यू रिसीट में आ जाती है, और जो डे टू डे बेसिस पे एक्सपेंस होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। रेवेन्यू अकाउंट में किसी भी तरह की एसेट क्रिएशन नहीं होती है, ना ही इसमें किसी तरह की लाइबिलिटी आपके ऊपर आती है या आप लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं। एसेट और लाइबिलिटी का लेखा जोखा कैपिटल अकाउंट में होता है। एसेट एंड लाइबिलिटी का लेखा जोखा कहाँ पे होता है? ये होता है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आप बताया था आपको। और कैपिटल रिसीट में मैंने आपको डिस इन्वेस्टमेंट, फिर सेल ऑफ एसेट्स, रिकवरी ऑफ पास्ट लोन्स और बोरोइंग मैंने आपको बताया था, वही कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लोन्स गिवन टू द स्टेट्स और यूटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और एक और चीज इसमें बताया था, एक और चीज मैंने आपको बताया था इसमें, रिपेमेंट ऑफ
पास्ट लोन्स। ठीक है, तो ये चार कंपोनेंट बजट के हैं जो आपको ध्यान रखना है, जिसको मैंने ये आपको रोमन फिगर में, रोमन नंबर में है। रेवेन्यू रिसीट एक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेकेंड, कैपिटल रिसीट थर्ड, और कैपिटल एक्सपेंडिचर फोर्थ। वन टू थ्री फोर में आपको डाल डाल 1 4 1 2 3 4 रोमन में मैंने नंबरिंग करने के लिए आपको कहा हुआ था। तो यहाँ तक आपको दिक्कत तो नहीं थी, ये मैं मान के चलता हूँ। आज हम बात करेंगे डेफिसिट की। और डेफिसिट में मैंने बताया कि डेफिसिट बजट में शो होती है। डेफिसिट कहाँ शो होती है? डेफिसिट बजट में शो होती है। और बजट में चार तरह के डेफिसिट आते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। डेफिसिट कितने तरह के होते हैं? चार तरह के। अकॉर्डिंग टू बजट देर आर 4 टाइप्स ऑफ डेफिसिट। फर्स्ट है हमारी रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट फर्स्ट है हमारी रेवेन्यू डेफिसिट। अब थोड़ा इसमें आप सोचो कि इसकी जो फॉर्मूला हो सकती है, इसकी जो इक्वेशन हो सकती है, वो क्या होनी चाहिए इक्वेशन। वीडियो पॉज करो और थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप सोचने की कोशिश करो कि रेवेन्यू डेफिसिट की इक्वेशन या फॉर्मूला क्या हो सकती है। उम्मीद है कि आपने कोशिश की होगी। अब आप देखो, क्या आप ये चीज सोच पाए इस तरह से कि डेफिसिट, मैंने आपको क्या बताया था? डेफिसिट ये होती है एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो जाएगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। सिंपल, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ये हो जाएगी रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा इसको गौर से सोचना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये किस तरह के एक्सपेंडिचर होती है? ये होती है डे टू डे एक्सपेंडिचर। डे टू डे एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू रिसीट ये होती है डे टू डे इनकम, कह सकते हैं इसको, डे टू डे इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। इससे आप क्या, इससे कुछ आप अंदाजा लगा सके? इससे कुछ आप इसमें कुछ अंदाजा लगा सके क्या? मैं आपको क्या कहने जा रहा हूँ? मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रेवेन्यू डेफिसिट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेफिसिट एनी इकोनॉमी कैन हैव। रेवेन्यू डेफिसिट वर्स्ट डेफिसिट होगी किसी भी इकोनॉमी के लिए। इट इज वेरी अनहेल्दी साइन फॉर एन इकोनॉमी। सो इफ देयर इज रेवेन्यू डेफिसिट, then the economy's health is not so good. I will tell you why. Now pay attention. What is revenue deficit? It is nothing but revenue expenditure minus revenue receipt. And what is revenue expenditure? It is day-to-day expense. Revenue expenditure is day-to-day expenditure. And what is revenue receipt? It is day-to-day income. सो इफ इन एन इकोनॉमी, अगर किसी अर्थव्यवस्था में, अगर किसी इकोनॉमी में रेवेन्यू डेफिसिट है, तो इसका मतलब है कि वो इकोनॉमी, वो गवर्नमेंट अपनी डे टू डे एक्सपेंडिचर भी अपने इनकम से, डे टू डे इनकम से फुलफिल नहीं कर पा रही। अब जैसे सोचो कि आपकी फैमिली है, किसी की फैमिली है मान लो, तो इस फैमिली में जो अर्नर है, लेट से योर मदर एंड और फादर, और दे कैन बी बोथ, assuming that you are not earning right now,
तो जो अर्निंग है आपकी मदर और फादर की, वो उसको हम सैलरी कह सकते हैं। क्योंकि एक्सपेंडिचर एक्सपेंस भी होती है, मंथली एक्सपेंस। तो इस केस में आपके फैमिली के एक्सपेंस सैलरी से, इनकम से फुलफिल नहीं हो रही, सो दैट फैमिली इज इन डेंजर नो इकोनॉमिकली। वो अपने डे टू डे एक्सपेंस भी, डे टू डे रिक्वायरमेंट भी अपने इनकम से फुलफिल नहीं कर पा रही है। इसका मतलब है कि डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए भी गवर्नमेंट को या इकोनॉमी को हैज टू बोरो, गवर्नमेंट हैज टू बोरो, गवर्नमेंट हैज टू बोरो टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंडिचर। और ये डे टू डे एक्सपेंडिचर है, डे टू डे एक्सपेंडिचर, इट इज रनिंग एक्सपेंडिचर, एंड दिस एक्सपेंडिचर इज फॉर कंजम्पशन। दिस इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कोई एसेट क्रिएट नहीं करती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कोई एसेट क्रिएट नहीं करती है। तो दिस डेफिसिट tells us that to meet its day-to-day expense, day-to-day expenditure, the government has to borrow money. The government has to borrow money even to meet its day-to-day expenditure. Therefore, revenue deficit is the worst form of deficit any economy can. What about other forms of deficit? Are every deficit worst? Every borrowing is bad. Every borrowing is not bad. There are some borrowings which are good as well. We call them good deficit and bad deficit. Revenue deficit is the worst form of deficit because it indicates if an economy has revenue deficit, it means कि वो इकोनॉमी अपने डेली एक्सपेंडिचर भी अपने डेली इनकम से फुलफिल नहीं कर पाती है, और डेली एक्सपेंडिचर भी, डेली कंजम्पशन के लिए भी गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है। और बोरो किस लिए? बोरो कंजम्पशन के लिए। यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही है। तो रिवेन्यू डेफिसिट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेफिसिट। कोविड के टाइम में, कोविड के टाइम में ये जो रिवेन्यू डेफिसिट, और कोविड ईयर के हमारी 2020-21, तो 2020-21 में जो रिवेन्यू डेफिसिट थे, रिवेन्यू डेफिसिट 2020-21 में ये चली गई थी 7.4% ऑफ जीडीपी, 7.4% ऑफ जीडीपी। और उसके बाद धीरे धीरे इसको कम किया गया 2023-24 में। इट वाज 2.9% ऑफ जीडीपी। 2024-25 में इट कैम डाउन टू 1.7% ऑफ जीडीपी। 2025-26 में टारगेट रखी गई थी 1.7% से कम करने की, 1.5% की टारगेट रखी गई थी, और वो अचीव हो गई थी, 1.5% ऑफ जीडीपी हो गई थी। 2026-27 में अभी जो इस साल की बजट, इसमें टारगेट है कि इस रिवेन्यू डेफिसिट को 1.5% पे रखा जाए। तो हम देख पा रहे हैं कि सक्सेसिवली government is able to bring down this deficit within a tolerable limit, 1.5%। अब 1.5% टॉलरेबल इसलिए है क्योंकि फिजिकल डेफिसिट में इसकी शेयर कम है। जो कैपिटल या एसेट क्रिएट करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बोरो करनी पड़ती है, उसके कंपैरिजन में ये शेयर कम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी फिलहाल 1.5% ये टॉलरेबल लिमिट में है। हालांकि जब हम आगे FRBM एक्ट पढ़ेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि FRBM एक्ट तो कहती है कि रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना चाहिए, यानी कि हम कंजम्पशन के लिए बोरो नहीं करेंगे।
और ये एक आइडियल सिचुएशन है। अगर रिवेन्यू सरप्लस हो जाए वो तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा जनरली होता नहीं है। तो खैर वो सब आगे की बातें हैं। बहुत सारी चीजें भारत की इकोनॉमी, भारत की जीडीपी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो फिलहाल आपको इसमें ये चीज जाननी थी कि रिवेन्यू डेफिसिट अगर किसी इकोनॉमी की है तो इसका मतलब है कि वो अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर भी डे टू डे इनकम से फुलफिल नहीं कर पा रहा है, और डेली के कंजम्पशन के लिए भी उस इकोनॉमी को, गवर्नमेंट को कहीं से उधार लेना पड़ रहा है। तो दिस इज ए वेरी अनहेल्दी साइन ऑफ ऑफ एन इकोनॉमी इफ दैट इकोनॉमी हैज revenue deficit. God forbid if it has high revenue deficit. So this was the first kind of deficit, first type of deficit. Second type of deficit is effective revenue deficit, ERD. This was the first type. Now second type of deficit is effective revenue deficit. इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, पर ये इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब नेट कह सकते हैं इसको। मैंने आपको एक चीज बताया था, आपको क्या याद है कि जब हम पिछली क्लास में बजट के कंपोनेंट्स को पढ़ रहे थे, तो बजट के कंपोनेंट में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में हमने देखा था कि ग्रांट टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज, ग्रांट्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रांट्स है, इसको स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज को जो दी जाती है। ग्रांट्स को क्यों कहते हैं रिवेन्यू अकाउंट में क्यों रखते हैं? क्योंकि ग्रांट जो है पीरियोडिकली दी जाती है, और ग्रांट एक बार में नहीं दी जाती है, ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए स्पेसिफिक अमाउंट दी जाती है। देयरफॉर इट इज a recurring expense to the government, and therefore it comes under revenue expenditure of the government. तो ग्रांट्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज कम्स अंडर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मुझे बताओ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो, या रिवेन्यू अकाउंट में तो कोई एसेट क्रिएट नहीं होती है। जो भी एसेट क्रिएट होती है, जो भी लाइबिलिटी होती है, तो वो सभी कैपिटल अकाउंट का वो पार्ट है। रिवेन्यू अकाउंट में उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो ग्रांट्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज को दी जाती है, तो अगर मान लो कोई भी स्टेट इस ग्रांट से कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो कर सकता है, कोई एसेट क्रिएट कर सकता है। जैसे सेंटर अगर लेट से उत्तर प्रदेश को ग्रांट देती है, तो उत्तर प्रदेश उससे स्कूल्स बना सकती है, रोड्स कंस्ट्रक्ट कर सकती है, इंडस्ट्रीज में सेटअप कर सकती है, जॉब क्रिएट कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर दे, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर सकती है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कर सकती है। तो जब सेंटर के ग्रांट से एसेट क्रिएट हो रही है, तो इस टोटल ग्रांट को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखना हमारे रिवेन्यू डेफिसिट को थोड़ा सा इन्फ्लेट करती है, बढ़ा करके दिखाती है। और ये जो डेफिसिट है गवर्नमेंट की, अ, या गवर्नमेंट की पॉलिसी कह लें, या गवर्नमेंट की जो डेफिसिट है, तो उसको सटीक तरीके से इफेक्टिवली नहीं बता पा रही। इसलिए 2011 के बजट, 2011 के यूनियन बजट, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम। प्रणब मुखर्जी आइडेंटिफाइड दिस इशू, और उन्होंने यहाँ पे आइडिया दिया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होगी, जिसको हम ईआरडी
कहते हैं। तो ERD इज रिवेन्यू डेफिसिट माइनस, रेवेन्यू डेफिसिट में से हम क्या माइनस करेंगे? ग्रांट गिवन टू स्टेट which states or UT or both states or UTs which they use for asset creation। जो स्टेट्स को ग्रांट मिलती है उन ग्रांट में से कुछ पार्ट एसेट क्रिएशन में स्टेट्स यूज कर सकती है। मान लो कि स्टेट्स को ग्रांट मिली 100 करोड़ की, इस 100 करोड़ में 20 करोड़ एसेट क्रिएशन में यूज हो रही है और 80 करोड़ अदर पर्पसेज के लिए यूज हो रही है जिसमें एसेट क्रिएशन नहीं हो रही। तो गवर्नमेंट के डेफिसिट में से हमें इस 20 करोड़ को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 20 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर की पार्ट होनी चाहिए इफेक्टिवली, इस क्योंकि इससे एसेट क्रिएशन हो रही है। रेवेन्यू डेफिसिट सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर shows because of our expenditure no asset is created, it is only used for consumption purposes। Therefore, to find out the true health of our revenue deficit or true extent of our revenue deficit, we have to reduce the part of the grants which states use for what purpose? Asset creation or capital expenditure। So this is the effective revenue deficit। अब मुझे थोड़ा इसको अप्लाई करके बताओ कि अगर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अधिक है, इफ ERD is more, then what can you infer from this statement? इससे आप क्या इन्फर कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से? अगर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अधिक है तो इससे क्या आप इन्फर कर सकते हैं? इससे इन्फर किया जा सकता है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, क्या इससे इन्फर किया जा सकता है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मान करके चलो कि स्टेटमेंट ए if ERD is more, then find the correct statement। Statement A, it means revenue deficit is high, revenue deficit is high, it means states use lesser funds for asset creation। States use lesser funds for स्टेट क्रिएशन। ये दो स्टेटमेंट है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी करेक्ट आप मार्क करेंगे, और यही चीज आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन की रीजन बनती है। थर्ड डेफिसिट, तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिसिट, वो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट fiscal deficit indicates the total borrowing of the government। Fiscal deficit is nothing but the total borrowing of the government। Total borrowing of the government। Fiscal deficit indicates the total borrowing of the government। अब इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो होगी फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू
टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस revenue receipts plus non debt creating capital receipt, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होती है? फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। और क्योंकि अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो उसमें से भी अगर हम नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट को भी माइनस करेंगे तो वो हमारी जब वैल्यू आएगी वो फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू आएगी। और वो जो वैल्यू होती है वो इट इज दैट इज नथिंग बट आवर टोटल बोरोइंग। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा और आपको ये समझ में आएगी। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने पिछले लेक्चर में, जहाँ पे हमने बजट के कंपोनेंट्स को 4 पार्ट में रोमन 1 2 3 4 में समझा था। ये देखो, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट में मैंने आपको बताया था कि जो 4 कंपोनेंट है कैपिटल रिसीट के, डिसइन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ एसेट्स, रिकवरी ऑफ पास्ट लोन्स एंड बोरोइंग, इसमें से शुरू के 3 है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ये वैसे कैपिटल रिसीट है जिसमें कोई भी डेट क्रिएट नहीं होती। डेट मतलब कि हमारे ऊपर कोई डेट है कि हमको चुकाना पड़ेगा, हमको देना है पैसा, ये होती है डेट। तो डिस इन्वेस्टमेंट में तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरे पास कुछ थी एसेट थी जिसका मैंने डिस इन्वेस्टमेंट किया, मेरे पास एसेट थी जिसको मैंने बेचा, सेल ऑफ एसेट्स, मोनेटाइजेशन, रिकवरी ऑफ पास्ट लोन्स, मैंने जो लोन दिए हुए तो वो मैंने रिकवर किया, इसके बदले मुझे कुछ देना नहीं है। और पर बोरोविंग की वजह से मुझे फिर देना पड़ेगा। सो बोरोविंग क्रिएट्स डेट। इसलिए कैपिटल रिसीट में 3 कंपोनेंट है नॉन डेट क्रिएटिंग और चौथी कंपोनेंट है बोरोविंग। अब इसको थोड़ा समझो कि मैंने आपको बताया फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला। फिस्कल डेफिसिट वाज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, ये बताया था मैंने। अब टोटल रिसीट क्या होगी? टोटल रिसीट इज रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट प्लस, सॉरी माफ करना मुझे, टोटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें से हम रेवेन्यू रिसीट भी हटा रहे हैं और इसमें से हम जो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है वो भी हटा रहे हैं। तो बजट के 4 कंपोनेंट में एक कंपोनेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक कंपोनेंट रेवेन्यू रिसीट है, एक कंपोनेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक ही कंपोनेंट बची हमारी वो कैपिटल रिसीट है। उस कैपिटल रिसीट में भी 4 कंपोनेंट हैं जिसमें से 3 कंपोनेंट हम यहाँ से हटा रहे हैं। तो जो हमारे पास बचेगी वो क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ बोरोविंग बचेगी। सब कुछ हटा रहे हैं, बस एक चीज छोड़ रहे हैं, बोरोविंग को। तो जो नेट बचेगी, जो रिजल्टेंट बचेगी वो होगी हमारी बोरोविंग। अब मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन आपके समझ में आ गई होगी। इसलिए फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट टोटल बोरोविंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर है ये चीज अब?
इंडिया की फिजिकल डेफिसिट 2025-26 में फिजिकल डेफिसिट थी 4.5% ऑफ जीडीपी। अब यहाँ पे आप थोड़ा डेब्ट का समझना, बोरोइंग का समझना, आपको तो ज्यादा समझ में आए, अच्छे से समझ में आएगी बोरोइंग अच्छी चीज है या बुरी चीज है। 4.5% ऑफ जीडीपी, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि न्यूज देखते हैं या सोशल मीडिया पे हम कोई पोस्ट पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर इतनी डेट है, गवर्नमेंट की बोरोइंग इतनी है, गवर्नमेंट ने इतना उधार ले रखा है, इतनी उधार लेने की बात हो रही है, तो हम ज्यादा पैनिक करने लगते हैं कि क्यों गवर्नमेंट हमारे ऊपर ये उधारी चढ़ा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली उधारी तो हमें ही चुकाना है, और हमें नहीं, हमारी फ्यूचर जनरेशन को। आज जो लोन लेंगे तो उसकी अदायगी आगे चल करके होगी। बट एज आई टोल्ड यू, नॉट ऑल बोरोइंग पर से इज नॉट रॉन्ग, इट इज what we are borrowing for that decides whether it is good or bad borrowing. If we are borrowing for consumption, then definitely it is bad thing. अगर कंजम्पशन के लिए हम बोरो कर रहे हैं तो वो कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रही है, जो हम रिवेन्यू डेफिसिट के केस में देखा था, उसमें कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही है, वो डे टू डे कंजम्पशन को मीट करने के लिए, पूरी करने के लिए हम बोरो कर रहे हैं। लेकिन अगर बोरोइंग हम एसेट क्रिएशन के लिए करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर करें, तो ओवरऑल ये लॉन्ग टर्म में आगे चल करके हमें, हमारी इकोनॉमी को फायदा ही पहुंचाएगी। हम कोई रोड बनाते हैं या इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, इट कम्स अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इमीडिएट इसका फायदा ये है कि इट लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगी तो और भी लोगों के पास, मतलब जिनको नई जॉब मिलेगी उनके पास पैसे होंगे, उनके जेब में पैसे होंगे, तो वो कंजम्पशन करेगी। सो अल्टीमेटली इट ऑल लीड्स टू economic growth. So capital expenditure, if we are borrowing for asset creation, if we are borrowing for capital expenditure, then the borrowing is good borrowing. But if we are borrowing for consumption, then certainly it is an unhealthy sign of a deficit. Now, this fiscal deficit includes all borrowings for all purpose. हमारी डेफिसिट है, हमारी एक्सपेंडिचर रिवेन्यू से अगर अधिक है तो हमारे ऊपर डेफिसिट है। तो अगर ये टोटल बोरोविंग हम देखें, तो दिस टोटल बोरोविंग इज फिजिकल डेफिसिट, और फिजिकल डेफिसिट इज नथिंग बट टोटल बोरोविंग। 2025-26 में ये जो जीडीपी की 4.5% थी, जिसको मेंटेन रखना है, अभी नई जो लक्ष्य है 2026-27 के बजट में, ये 4.5% ऑफ जीडीपी को ही मेंटेन रखना है। और 2025-26 में ये तो है क्या, फिजिकल डेफिसिट, ये फिजिकल डेफिसिट। और वही रिवेन्यू डेफिसिट 2025-26 में थी 1.5%। 1.5%। तो ओवरऑल डेफिसिट की 1/3 कंजम्पशन की वजह से हो रही है, और रेस्ट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की हो रही है। तो सर्टेनली हम देख पा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से जो बोरोविंग हो रही है उसकी शेयर अधिक है, 2/3 शेयर है, 66-67% की शेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से बोरोविंग की है। So that is good thing actually. If we are borrowing for capital expenditure, it leads to the positive development of our economy. But ideally, revenue deficit जितनी कम की जा सके, जितनी ज्यादा कम की जा सके, वो इकोनॉमी के लिए उतनी बेहतर होगी। लेकिन जैसा मैंने बताया था, 2020-21 में चूंकि वो एक्सेप्शनल ईयर थी, तो उसको हम ज्यादा, उसके ऊपर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना वो ज्यादा सही चीज नहीं थी। जैसे कोविड के टाइम में गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म होती थी कि ये इतनी, देखो इकोनॉमी डिक्लाइन हो गई, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग इकोनॉमी हो गई, या हमारी बोरोविंग की वजह से रिवेन्यू डेफिसिट इतनी 7.4 हो गए। तो उसका मतलब नहीं था वो क्रिटिसिज्म था, क्योंकि वो एक्सेप्शनल ईयर थी। लेकिन उसके बाद देखो धीरे धीरे करके फिर रिवेन्यू डेफिसिट कम होती गई, अभी 1.5% है।
फिजिकल डेफिसिट 4.5% ऑफ जीडीपी है। पर 2022-23 2022-23 या 23-24, 2023-24 में शायद, 2023-24 में फिजिकल डेफिसिट वाज 5.9% ऑफ जीडीपी and revenue deficit was 2.9% of GDP. So almost 50% of what were borrowing, 50% of what we were borrowing went to consumption expenditure. 50%। और अगर रिवेन्यू डेफिसिट की वजह से जो बोरोविंग हो रही है, कंजम्पशन के लिए अगर बोरोविंग कर रहे हैं, उसकी शेयर अधिक हो रही है टोटल बोरोविंग में, that is certainly not a good sign for economy. Now we come to the implications of higher fiscal deficit. Fiscal deficit अगर अधिक है तो और भी इंडिकेटर्स पे क्या असर पड़ते हैं। यूपीएससी कई बार इस चीज को पूछती है, कोरिलेशन पूछती है, तो इस चीज को अब ध्यान से समझने की कोशिश करनी। फिजिकल डेफिसिट अगर हाई है तो ऐसा हो सकता है कि इट इज बिकॉज ऑफ इट्स पॉसिबल, ये नहीं कह रहा हूं कि ये होती ही है, इकोनॉमी में हमने देखा है कि ऐसी भी होती है। इट्स पॉसिबल दैट इट इज बिकॉज ऑफ हाई रेवेन्यू डेफिसिट। ऐसा हो सकता है कि ये हाई रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से फिजिकल डेफिसिट अधिक है। अगर ऐसा है तो रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए हमें हाई बोरोविंग करनी पड़ेगी। फिजिकल डेफिसिट अगर अधिक है तो हाई बोरोविंग करनी पड़ेगी, अगर रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से अधिक है तो। और ये जो हाई बोरोविंग है, इसका मेजर शेयर कहाँ पे जाएगा? इसका मेजर शेयर जाएगा कंजम्पशन के लिए। तो अगर हाई रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से फिजिकल डेफिसिट अधिक हो रही है तो कंजम्पशन में बोरोविंग की शेयर अधिक होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर में बोरोविंग की शेयर कम होती जाएगी, जिससे हमारे ऊपर टैक्स बर्डन मल्टीप्लाई होगा। टैक्स बर्डन हमारे ऊपर मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, क्योंकि वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी एसेट, दैट मीन्स वी आर इम्पीडिंग आवर चांसेस ऑफ गेनिंग रिवेन्यू। सो अगर हम अपनी रिवेन्यू के शेयर को कम करेंगे तो हम टैक्स कैसे देंगे? जो बोरो करेंगे फिर हमें टैक्स देने के लिए बोरो करना पड़ेगा। ऐसे भी कई कंट्रीज हैं जिनको ऐसा करना पड़ रहा है, टैक्स देने तक के लिए बोरो करना पड़ता है। तो फिजिकल डेफिसिट अगर हाई रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से है तो हमारे ऊपर डेब्ट बर्डन, या क्या कह सकते हैं उसको, इंटरेस्ट पेमेंट, वो उसकी मल्टीप्लाइंग इफेक्ट हमारे ऊपर लगेगी। और अल्टीमेटली क्या होगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमारी टैक्सेस बढ़ा देगी। हमारी टैक्सेस बढ़ाएगी तो इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। सो दैट comes to the second part. That brings us to the second impact of fiscal deficit, high fiscal deficit. So if fiscal deficit is high, it means inflation will be high. It will bring the inflationary effect on the economy. अब देखो क्या होती है इन्फ्लेशन क्यों। अब जैसा मैंने बताया कि अगर फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से है और गवर्नमेंट के ऊपर टैक्स बर्डन ज्यादा है, गवर्नमेंट के ऊपर इंटरेस्ट की बर्डन ज्यादा है। इनफैक्ट मैं आपको एक डायग्राम जो आपने देखा होगा वो यहाँ पे सही मौका है आपको बताने की इस चीज को। ये डायग्राम देखो, ये है पाई चार्ट।
ये हर बजट के साथ आती है। इस पाई चार्ट में बताई गई है इस पाई चार्ट में बताई गई है, पहली वाले लेफ्ट साइड में देखना, रुपी कम्स फ्रॉम, रुपी कहाँ से आती है। फॉर एवरी रुपी गवर्नमेंट अर्न्स, उस एक रुपए में किसका कितना शेयर होता है, तो उस एक रुपए में किसका कितना शेयर होता है। तो सबसे अधिक जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, वो सबसे अधिक देखो 24% कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रही है बोरोइंग से। सबसे अधिक शेयर जो गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, रेवेन्यू आ रही है, वो रेवेन्यू कहाँ से आ रही है, वो बोरोइंग से आ रही है। फॉर एवरी रुपी गवर्नमेंट अर्न्स 24%, यानी 24 पैसे कम्स फ्रॉम बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। पर अगर हम ये 24% इसलिए भी हमें सबसे अधिक दिख रही है क्योंकि जो भी टैक्स रेवेन्यू है उसको अलग अलग करके हम यहाँ पे अलग अलग करके हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू पे ऐड करें तो सर्टेनली टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट की अपनी रेवेन्यू बोरोइंग से अधिक होगी। पर अगर हम इंडिविजुअली देखें तो फिर भी उस केस में भी 24% इज सर्टेनली ए बिग नंबर। तो 24% हम बोरो कर रहे हैं, एंड इट इज द हाइएस्ट चंक ऑफ share that government receives out of 1 rupee. सेकेंड साइड में, राइट साइड में जो आप पाई चार्ट देख रहे हैं या पाई डायग्राम देख रहे हैं, तो उसमें रुपीज गोज टू, यानी कि फॉर एवरी रुपी गवर्नमेंट स्पेंड्स, उसमें से कितने पैसे कहाँ जा रहे हैं। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट फॉर एवरी 1 rupee द हाइएस्ट पेमेंट गोज टू state share. That is not the shocking part. 22% goes to states, but the second highest, which is 20%, it goes to interest payment. That is the shocking part. इंटरेस्ट पेमेंट में 20% जा रही है। अब मुझे थोड़ा यहाँ पे सोच के बताना कि अगर 20% इज द सेकेंड हाइएस्ट शेयर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, interest payment is the second highest share of government expenditure, and if इस interest payment में कंजम्पशन बोरोविंग के लिए जो पेमेंट देनी है, अगर कंजम्पशन बोरोविंग वाली पार्ट, कंजम्पशन के लिए जो हमने बोरो किया था उसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, यानी कि अगर हमारी कंजम्पशन बोरोविंग अधिक है, कंजम्पशन बोरोविंग मीन्स दैट इज आवर रिवेन्यू डेफिसिट। सो अगर रिवेन्यू डेफिसिट हमारे टोटल डेफिसिट में या टोटल बोरोविंग में रिवेन्यू डेफिसिट अधिक है, तो हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, हमारी जो इंटरेस्ट बर्डन है वो कितनी अधिक होगी। So certainly government tries to minimize the revenue deficit, and if there is fiscal deficit, that doesn't mean we need to worry. It is only worrying if out of fiscal deficit, share of revenue deficit increases. Currently जो हम बोरो करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए भी बोरो करते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी बोरो करते हैं। करेंटली बोरोइंग इज फॉर, जो हम करेंटली बोरो कर रहे हैं, तो दिस बोरोइंग इज फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अधिक है, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अधिक हो रही है, तो दैट मेक्स the borrow large part, that means the large part of borrowing is going for day to day consumption, and that is not creating any asset, and that will be disastrous for any country, any economy. So I hope this is clear to you now. You are beginning to understand the deficits and the borrowings, and you have come to know that not all borrowings is wrong. If we are borrowing for consumption, that is unhealthy. If we are borrowing for capital expenditure, that is not borrowing, at least आइडियल सिचुएशन तो ये होनी चाहिए कि हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस हो,
आइडियल सिचुएशन। पर इंडिया जैसी इकोनॉमी में वी नेवर हैड सरप्लस, so we have to borrow, and it's the good thing that large part of our borrowing goes for capital expenditure, and government should work hard. Government should strive towards bringing this revenue expenditure, revenue deficit as low as possible. And if it is borrowing, the maximum amount should be for capital expenditure. That should be the objective of the government. और जब हम फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट पढ़ेंगे पॉसिबली नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां पे हम देखेंगे जो एक टर्म आती है फिजिकल डिसिप्लिन। तो वहां पे गवर्नमेंट को जो फिजिकल डिसिप्लिन की सुझाव दी गई है, तो वो भी यही कहती है कि रेवेन्यू डेफिसिट को गवर्नमेंट को जीरो करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड वर्क टुवर्ड्स ब्रिंगिंग रेवेन्यू डेफिसिट टू जीरो। तो वो चीज हम आगे पढ़ेंगे जब एफआरबीएम पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ये चीज समझना था फिजिकल डेफिसिट होती क्या है, और फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट में रेवेन्यू डेफिसिट की शेयर भी इंक्लूडेड होती है। यानी कि फिजिकल डेफिसिट टोटल बोरोविंग इंडिकेट करती है, इट शोज टोटल बोरोविंग ऑफ द गवर्नमेंट, एंड टोटल बोरोविंग जिस चीज के लिए भी जरूरत है, जिस चीज के लिए हम बोरो कर रहे हैं, चाहे वो हमारी डेली कंजम्पशन के लिए बोरो कर रहे हैं या फिर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बोरो कर रहे हैं, तो वो सब मिला करके फिजिकल डेफिसिट में आ जाएगी, यानी कि टोटल बोरोविंग में आ जाएगी। सो फिजिकल डेफिसिट इज नथिंग बट टोटल बोरोविंग ऑफ द गवर्नमेंट। और इसकी जो इक्वेशन है वो आप ऊपर देख रहे होंगे, और ये इक्वेशन भी आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये मैं आपको बता रहा था कि फिजिकल डेफिसिट की इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगी। तो सर्टेनली इन्फ्लेशन, फिजिकल डेफिसिट अगर हाई है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। इसके दो कारण है। पहली कारण कि अगर रिवेन्यू डेफिसिट हो रही है इकोनॉमी में, तो रिवेन्यू डेफिसिट की वजह से गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को बढ़ा सकती है। टैक्स को बढ़ाएगी तो अल्टीमेटली मार्केट में प्राइसेस को इंक्रीज कर देगी। जैसे मान लो कि किसी ये मैन्युफैक्चरर से प्राइस ले रही है गवर्नमेंट, चाहे तो हमारी इनकम टैक्स को बढ़ा सकती है अगर रिवेन्यू डेफिसिट हो रही है, या फिर मान लो किसी मैन्युफैक्चरर पे लगा रही है प्राइस, यानी कि इसके ऊपर जो टैक्स है जीएसटी वो इंक्रीज कर रही है। तो जीएसटी चूंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये जो टैक्स बर्डन है अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर ही पड़ेगी, और फाइनल प्राइस जितने भी प्रोडक्ट के वो इंक्रीज हो जाएगी। तो दैट विल ब्रिंग द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। इसका दूसरा रीजन है, और ये दूसरा रीजन आपको समझना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आई हुई है प्रीलिम्स में। फिजिकल डेफिसिट अगर है तो इसका प्राइवेट पे क्या असर पड़ेगा। प्राइवेट मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट कंपनी, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा फिजिकल डेफिसिट अगर है। तो फिजिकल डेफिसिट अगर हाई है तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को चाहिए होगी मनी, गवर्नमेंट करेगी बोरो। गवर्नमेंट बोरो करेगी तो बोरो कहाँ से करेगी, बैंक से करेगी। बैंक से करेगी प्राइमरीली, बैंक से करेगी बोरो। तो बैंक गवर्नमेंट को इजीली क्रेडिट अरेंज करवाएगी। क्यों, क्योंकि फिर उसकी जो क्रेडिट है वो सिक्योर है। गवर्नमेंट में कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसको सिक्योर, मतलब उसको सिक्योरिटी है मिलेगी। वो जीसैट के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के इस तरह से इन्वेस्ट कर सकता है। तो बैंक जनरली गवर्नमेंट को प्रेफर करते हैं। तो अगर ज्यादा है, फिजिकल डेफिसिट अधिक है, तो बोरोविंग भी अधिक होगी। बोरोविंग अधिक होगी तो बैंक के पास प्राइवेट के लिए, और प्राइवेट जो मनी होगी, जो लोन देने वाली फंड है, उसमें से अगर गवर्नमेंट अधिक ले रही है तो प्राइवेट के लिए यहाँ पे कम मिलेगी फंड। तो इससे क्या होगा कि प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाहर हो जाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट क्या होती है, क्राउडिंग आउट? क्राउडिंग आउट वो फेनोमेना है जहां पे गवर्नमेंट की बोरोविंग की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए बैंक के पास
कम फंड अवेलेबल है। तो इससे प्राइवेट के बीच भी कंपटीशन होगी, और जो स्मॉलर प्लेयर, स्मॉलर प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं या स्मॉल प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, तो उनके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आएगी। और अगर मिड साइज या लार्ज इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, तो बैंक के पास तो गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल है फंड, वो गवर्नमेंट को दे रही है ज़्यादा से ज़्यादा फंड, तो प्राइवेट के लिए बैंक के पास फंड कम होगी। तो प्राइवेट कहाँ जाएगी अगर बैंक उसको फंड अवेलेबल नहीं कराएगी? वो जाएगी एफआईज के पास, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास। और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जनरली इनसे इंटरेस्ट अधिक लेगी। इंटरेस्ट अधिक लेगी क्योंकि सिंपल बात ये है कि अगर डिमांड अधिक होगी मनी की, तो नेचुरली उस पर इंटरेस्ट अधिक लगने लगेगी। तो इंटरेस्ट अगर बढ़ी, तो इंटरेस्ट बढ़ेगी, तो ये फाइनली अल्टीमेटली कौन पे करेगा? अल्टीमेटली ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, ये हमें फाइनल प्राइसेज में देखने को मिलेंगे, और ये फाइनल प्राइसेज हमें बढ़े हुए मिलेंगे। तो इट विल अगेन लीड टू इन्फ्लेशन। So if fiscal deficit is high, it will lead to higher government borrowing and lesser private borrowing. And if private borrowing is less from banks, private borrowing will tap other sources of borrowing, such as other financial institutions. And these other financial institutions generally charge higher interest rates from the private players, private manufacturers, and these higher interest rate gets translated into higher price which the consumer ultimately has to pay. So it will lead to inflation. तो ये पॉइंट मुझे उम्मीद है कि आपको मैं समझा सका। एंड फाइनली, गवर्नमेंट्स हाई फिजिकल डेफिसिट will lead to reduced credibility of the government. High fiscal deficit leads to reduced क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फिजिकल डेफिसिट अधिक है तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा बोरो करेगी, और अगर बोरो करेगी तो इट इंडिकेट्स दैट गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर। इट शोज फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑफ द गवर्नमेंट। तो कई सारे ऐसे फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा मूडी का, और एक पॉपुलर नाम है मूडी है, और एक और है अभी उसका मैं भूल रहा हूँ उस एजेंसी का नाम, पर मूडी बहुत ही पॉपुलर रही। तो ये क्या करती, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसे आपकी भी क्रेडिट होती है ना, आप भी लोन लेते हैं तो क्रेडिट स्कोर आपकी बनती है, एक्सपीरियंस या फिर क्राइसिल। उसी तरह गवर्नमेंट को भी इंटरनेशनल कुछ एजेंसीज हैं जो क्रेडिट रेटिंग दे। तो अगर फिजिकल डेफिसिट हाई है, तो गवर्नमेंट ज्यादा बोरो करेगी, इट विल बोरो मोर, गवर्नमेंट की बोरोविंग बढ़ेगी। और अगर बोरोविंग बढ़ रही है, तो इट शोज दैट it shows the financial strain of the economy, and it leads to reduced credibility of the government. अगर गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कम है, तो इंटरनेशनल मार्केट से इसको लोन उठाने के लिए हायर कंप्लाइंस से गुजरना पड़ेगा। हायर कंप्लाइंस, टाइटर नॉर्म्स, टाइटर रेगुलेशंस, प्लस हायर इंटरेस्ट रेट्स, हायर इंटरेस्ट रेट। और ये भी पॉसिबल है कि शॉर्टर पीरियड के लिए लोन अवेलेबल होगी, शॉर्टर पीरियड के लिए लोन अवेलेबल रहेगी। What is more desirable? You get loan for longer period or you get loans for shorter period? You get loans for longer period. तो अगर शॉर्टर पीरियड के लिए लोन मिलेगी, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी कमजोर है, तो आपको लंबे पीरियड के लिए लोन नहीं मिलेगी। कोई भी चाहेगी कि आपसे जितनी जल्दी हो सके वो लोन रिकवर किया जा सके। तो आपके ऊपर नॉर्म्स रेगुलेशंस भी ज़्यादा टाइट होंगे,
आपके लिए इंटरेस्ट रेट भी हाई होगी और आपको कम पीरियड के लिए, छोटे पीरियड के लिए लोन मिलेंगे। तो हायर फिजिकल डेफिसिट के ये सारे इम्प्लीकेशंस हैं इकोनॉमी पे। अब फाइनल फिजिकल डेफिसिट, जो चौथी फिजिकल डेफिसिट है, चौथी फिजिकल डेफिसिट, एंड इट इज द फाइनल फिजिकल डेफिसिट, इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट होती है फिजिकल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट लाइबिलिटी। तो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, तो उसको अगर फिजिकल डेफिसिट से हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी हमारी प्राइमरी डेफिसिट। इंटरेस्ट लाइबिलिटी को अगर हटा दिया जाए फिजिकल डेफिसिट से, तो जो वैल्यू मिलेगी वो होगी प्राइमरी डेफिसिट। अब मुझे एक बार फिर से वीडियो को पॉज करना थोड़ी देर के लिए और मुझे सोच के बताना, अगर हमारी इकोनॉमी में प्राइमरी डेफिसिट कम है, डेफिसिट को हम कम करना चाहते हैं ऑब्वियसली, पर प्राइमरी डेफिसिट अगर कम है तो इसका क्या मतलब है? इज इट ए गुड थिंग फॉर इकोनॉमी और बैड? जस्ट थिंक फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन रिज्यूम द वीडियो। आई होप आपने सोचा होगा और किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे। लेट्स सी इफ यू हैव व्हाट एवर यू थॉट वाज करेक्ट और इनकरेक्ट। इफ प्राइमरी डेफिसिट इज मोर, अगर प्राइमरी डेफिसिट अधिक है तो ये दो कारणों से अधिक, सॉरी, अगर प्राइमरी डेफिसिट कम है तो ये दो कारणों से कम हो सकती है। हो सकता है कि फिजिकल डेफिसिट कम, फिजिकल डेफिसिट कम, तो ये इकोनॉमी के लिए बेहतर चीज है, अच्छी चीज है। ये भी हो सकता है कि इंटरेस्ट लाइबिलिटी अधिक हो, इंटरेस्ट लाइबिलिटी अधिक है, कभी तो पीडी कम है। फिजिकल प्राइमरी डेफिसिट कम कब होगी? जब इंटरेस्ट लाइबिलिटी अधिक होगी, क्योंकि इधर क्या है, सेकेंड टर्म जो है वो माइनस के साथ है। देखो ये टर्म माइनस के साथ है, जैसे एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है, 5 - 2 और 5 - 3। अगर माइनस के साथ बड़ी टर्म है तो ओवरऑल वैल्यू कम हो रही है। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट अधिक है, सॉरी, प्राइमरी डेफिसिट कम है, तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट लाइबिलिटी अधिक हो सकती है, उसकी वजह से भी प्राइमरी डेफिसिट कम है। अगर इंटरेस्ट लाइबिलिटी अधिक है तो इट शोज दैट हमने अधिक बोरो की हुई है, हमने अधिक बोरो की हुई है, राइट, हमने अधिक बोरो की हुई है। फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम बोरो किसके लिए ज्यादा कर रहे हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए कर रहे हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कर रहे हैं। तो हम क्लियर कट नहीं बता पाएंगे कि प्राइमरी डेफिसिट कम है तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज है या बुरी चीज। हमें उसको, उसके कंपोनेंट्स को एनालाइज करके देखना पड़ेगा। तो आंसर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछी जाए तो आप राइट अवे आंसर मत पढ़ना, आप उसको एनालाइज करके देखो। और यूपीएससी इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और इतनी एनालिटिकल डेप्थ आपसे एक्सपेक्ट करती है। आप पीवाईक्यू देखो तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो ये हमारे चार तरह के डेफिसिट है जो बजट में इंक्लूड होती है। अच्छा, प्राइमरी डेफिसिट के केस में
एक चीज आप यहाँ पे और एनालाइज कर सकते हैं कि अगर प्राइमरी डेफिसिट कम, तो ये इकोनॉमी के बारे में हमें एक और संकेत देती है। पर वो क्या है संकेत? कि प्राइमरी डेफिसिट अगर कम है तो निश्चित है कि हमारी इंटरेस्ट पेमेंट अधिक है। अगर इंटरेस्ट पेमेंट अधिक है तो फिजिकल डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट जो कि shows which shows the overall borrowing. So it is possible that most of our if so it shows that most of our money goes to interest payment. हम इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं, जो भी हमारी मनी है उसकी लार्जेस्ट शेयर इंटरेस्ट पेमेंट में जा रही है। मैंने आपको दिखाया पाई चार्ट में कि इंटरेस्ट पेमेंट इज द सेकेंड हाईएस्ट शेयर वेयर आवर मनी गोज। आउट ऑफ every 1 rupee 20 paise is spent in interest payment. So if fiscal deficit is low, that means more and more money is going for payment of interest. आइडियल सिचुएशन में ये हो सकता है कि प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाए। आइडियल सिचुएशन में हो सकता है कि प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाए। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो तो इसका मतलब है कि सारी की सारी बोरोइंग all the borrowing all the borrowing is spent on all the borrowing is spent on interest पेमेंट। तो इस अगर नजरिए से देखेंगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो लो प्राइमरी डेफिसिट इज नॉट ए गुड साइन फॉर इकोनॉमी। तो लो प्राइमरी डेफिसिट इज नॉट ए गुड साइन फॉर इकोनॉमी। तो नाउ अब अगर क्वेश्चन पूछी जाती है कि बताओ प्राइमरी डेफिसिट कम होना इकोनॉमी के लिए अच्छी साइन है या नहीं, तो आप कह सकते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट का कम होना इंटरेस्ट के इकोनॉमी के लिए अच्छी साइन नहीं है, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट अगर इंटरेस्ट पेमेंट हाई होने की वजह से प्राइमरी डेफिसिट कम हो रही, तो इसका मतलब है कि हम जितना बोरो कर रहे हैं उसमें से ज्यादा शेयर इंटरेस्ट को चुकाने में जा रही है। तो दैट इज नॉट ए गुड साइन फॉर इकोनॉमी। अब इंटरेस्ट पेमेंट पर देखो ना, इंटरेस्ट पेमेंट को चुकाने में जाएगी, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट को चुकाने में जाएगी। और इंटरेस्ट पेमेंट सारी की सारी अगर ज्यादा से ज्यादा मनी इंटरेस्ट पेमेंट में को चुकाने में जाएगी। और इंटरेस्ट पेमेंट कहाँ पे आती है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। इट इज ए रिकरिंग एक्सपेंडिचर, तो इट कम्स अंडर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रही है, तो जो मनी हम बोरो कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो कम हो जाएगी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कम होगी तो इसकी इकोनॉमी पे डिजास्टर्स इफेक्ट पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जॉब क्रिएशन के ऊपर। तो कई तरह के दुष्प्रभाव इकोनॉमी पे आ सकते हैं। तो इंटरेस्ट पेमेंट पे कम अगर खर्च हो तो वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन प्राइमरी डेफिसिट अगर इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से अधिक है तो दैट इज सर्टेनली नॉट द गुड साइन फॉर एनी इकोनॉमी। So these are the four types of deficits we understand, we read, we talk about in our budget, which is mentioned in our budget. So I hope कि आप इन चारों डेफिसिट को अब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो अगर आप पिछली लेक्चर और आज की लेक्चर को अच्छे से समझा है तो इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन 2025 में पूछे गए थे उनको करके देखते हैं, तो हमें समझ में आएगी कि हम इस टॉपिक को समझ पाए हैं या नहीं। तो एक क्वेश्चन है ये 61। तो
क्वेश्चन नंबर 61 ये कहती है कि सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितनी है? 80,000 एंड रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट 60,000। रेवेन्यू रिसीट इज 60,000। द गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोज बोरोविंग्स ऑफ 10,000। बोरोविंग्स जो कि होती है फिजिकल डेफिसिट है 10,000 एंड इंटरेस्ट पेमेंट 6,000। ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये ऑलरेडी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूडेड होगी। ठीक है, अब हमसे पूछी गई कि रेवेन्यू डेफिसिट 20,000, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000, रेवेन्यू रिसीट 60,000, तो रेवेन्यू डेफिसिट 20,000। तो पहली वाली स्टेटमेंट सही है। दूसरी है फिजिकल डेफिसिट इज 10,000। फिजिकल डेफिसिट क्या होती है? ओवरऑल बोरोइंग जो कि 10,000 ही दी हुई है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। प्राइमरी डेफिसिट इज 4,000। प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिजिकल डेफिसिट 10,000, इंटरेस्ट पेमेंट 6,000, तो प्राइमरी डेफिसिट 4,000। तो तीसरी स्टेटमेंट भी सही है, तो डी हमारी सही आंसर हो जाएगी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 देखा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रही है? कंट्रीज फिजिकल डेफिसिट, ये कह रही है कंट्रीज फिजिकल डेफिसिट स्टैंड्स एट 50,000 करोड़। तो फिजिकल डेफिसिट इज 50,000 करोड़। It is receiving 10,000 crores through non-debt creating capital receipts. Non-debt creating capital receipt यानी कि कैपिटल रिसीट माइनस बोरोइंग। कैपिटल रिसीट माइनस बोरोइंग इज 10,000 करोड़ रुपीज। द कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटीज आर 1,500 करोड़। कंट्री की जो इंटरेस्ट लाइबिलिटी है, कितने इंटरेस्ट पे करने हैं कंट्री को, वो है 1,500 करोड़। हमसे पूछी गई है ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट तो हमें पता है कि ये फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होती है। फिजिकल डेफिसिट है 50,000। फिजिकल डेफिसिट 50,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 1,500, तो ये आ जाएगी 48,500 करोड़। 48,500 करोड़ ए। एक और क्वेश्चन है जो पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रही है? कैपिटल रिसीट्स क्रिएट ए लाइबिलिटी और काउज ए रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो कैपिटल रिसीट में हमने देखा ही था कि उसमें डिस इन्वेस्टमेंट भी आती है, और डिस इन्वेस्टमेंट जब हम करेंगे तो यहाँ पे एसेट की लॉस होगी। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। बोरोविंग्स एंड डिस इन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट्स, ये तो हमने देखा ही था कि कैपिटल रिसीट में 4 कंपोनेंट में एक डिस इन्वेस्टमेंट और एक बोरोविंग आती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स ए लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड लाइबिलिटी होती है कि जिसके लिए हमें देने हैं कुछ, बट वी आर रिसीविंग, गवर्नमेंट इज रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स। गवर्नमेंट ने लोन दिया है किसी को, गवर्नमेंट ने मान लो किसी स्टेट को लोन दिया हुआ है और इस लोन के बदले स्टेट गवर्नमेंट को इंटरेस्ट दे रही है। So interest received by the government is not liability. It does not create liability. It is rather an asset creation. So it is not the liability because इस इंटरेस्ट के बदले गवर्नमेंट को कुछ देना नहीं है। गवर्नमेंट अगर लोन ली होती उसके बदले जो इंटरेस्ट देती तो वो लोन गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट करती।
लेकिन गवर्नमेंट ने लोन दिया हुआ है, उसके बदले इंटरेस्ट ले रही है, सो दैट इंटरेस्ट creates asset not liability of the government. So third is the wrong statement. So 1 and 2 will be correct answer. तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये पूरी लेक्चर, ये पूरी डेफिसिट गवर्नमेंट की बोरोइंग आपको समझ में आई है। और और इससे जुड़े हुए अगर कोई डाउट रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट।